हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सेम है थर्ड, एक्ट है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कोड है 3002 और क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हम कराएंगे हवाई युद्ध। और ये जो क्वेश्चन है, अब से पहले मैं करा चुका हूँ समुद्री युद्ध, युद्ध की परिभाषा, और अब है तीसरा हवाई युद्ध। और उससे पहले भी वीडियो करा चुका हूं, लेकिन जो युद्ध की परिभाषा और समुद्री युद्ध और ये हवाई युद्ध, ये 10-10 नंबर में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन, हवाई युद्ध से संबंधित नियमों का वर्णन कीजिए, अणुबम के प्रयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, द्वितीय विश्व युद्ध पर प्रकाश डालिए। एक क्वेश्चन तो यहां से बनता है, मतलब इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये जो क्वेश्चन है अधिकतर 10 नंबर में पूछे जाते हैं। बहुत ही कम चांस होते हैं जब ये 20 नंबर में पूछे जाते हैं, तो ज्यादा इंपोर्टेंट है ये 10 नंबर के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। हवाई युद्ध के संबंध में विभिन्न सम्मेलनों में निम्नलिखित नियम निर्मित किए गए। सबसे पहला है ब्रुसेल्स सम्मेलन। कौन सा है? ब्रुसेल्स सम्मेलन। रूसी सम्राट जार, एक ये नाम है, जार क्या है? नाम है। जार ने एक सम्मेलन ब्रुसेल्स 1874 में आयोजित किया। इस सम्मेलन में बनाए नियम राष्ट्रों पर बाध्यकारी नहीं थे, लेकिन महत्वपूर्ण थे। मतलब जो ये नियम बनाए गए थे, ये ऐसे नहीं थे कि ये किसी पर जबरदस्ती थोप दिए जाएं, लेकिन क्या थे? महत्वपूर्ण थे। क्या थे? महत्वपूर्ण थे। आगे चलते हैं। जैसे गांवों, शहरों व नगरों को युद्ध का केंद्र नहीं बनाया जाएगा, न ही बम गिराए जाएंगे। ठीक है, इन पर पूर्व सूचना के द्वारा बम वर्षा होनी चाहिए। किन पर? गांवों, शहरों व नगरों। पहले तो इन पर बम नहीं गिराए जाएंगे, और अगर गिराए भी जाएंगे तो पूर्व सूचना के द्वारा पहले इनको सूचना दी जाएगी कि आप शहर या गांव को खाली कर दो, इस स्थान को खाली कर दो, यहाँ पे युद्ध होने वाला है। ठीक है, हम आक्रमण करने वाले हैं, तो पूर्व सूचना दी जाएगी। तीसरा, शिक्षण संस्थाएं, अस्पताल, धर्म, विज्ञान और कला केंद्रों पर आक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा है, ये तो था ब्रुसेल्स सम्मेलन, इसमें इन बातों पर बहुत जोर दिया गया था। अब है दूसरा पॉइंट, सन 1899 में हवाई युद्ध से संबंधित नियम बनाए गए। ठीक है, कब? 1899 में। पहला था, नगरों, शहरों, बस्तियों व गांवों पर बम वर्षा नहीं होगी। देखो, बात एक जैसी है, लेकिन फर्क पड़ जाता है इन तिथियों का और सम्मेलनों का। ठीक है, हानिकारक गैसों, जहरीले यंत्र व चिपकने वाली गोली वर्षा उचित नहीं है। ठीक है, एक गोली होती थी, वो शरीर से चिपक जाती थी और शरीर को गलाने लगती थी। ठीक है, तटस्थ यानी जो समुद्र के किनारे क्षेत्रों पर वायु वर्षा युद्ध नहीं होगा। जो समुद्र के किनारे बसे देश हैं उन पर वायु युद्ध नहीं करा जाएगा, उन पर बम वर्षा नहीं होगी। शांतिपूर्ण नगरों, ग्रामों, आवासों या भवनों पर आक्रमण निषिद्ध किया गया है। ठीक है, अगर इन पे हमला किया भी जाएगा तो पूर्व सूचना इनको दे दी जाएगी, इन्हें वहां से हटने का मौका दिया जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध और वाशिंगटन सम्मेलन। प्रथम विश्व युद्ध में सभी नियमों को ताक पर रख दिया और वह सभी कार्य किए जो नहीं करने थे, जिससे विश्व में काफी विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जो नियम बनाए गए थे उन सभी को ताक पे रख दिया, किसी ने कोई नियम नहीं माना और एक बहुत ही विनाशकारी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिस तरह से अब वर्तमान में हो रहा है। जैसा कि वर्तमान में आप सबको पता है, हमास इजराइल युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है। सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, उसी प्रकार से उस समय रख दिया गया था। इसलिए ऐसी स्थिति विश्व में
युद्धों द्वारा फिर न हो। सन 1922 में वाशिंगटन में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान ने भाग लिया, जिसमें हवाई जहाज लड़ाई की समस्याओं हेतु एक समिति बनाई गई। देखो, इसमें समझाने वाली बात कोई नहीं है, इसमें कहानी की तरह हमें पढ़ना है और आप भी देख रहे होगे बहुत ही सिंपल भाषा में है, कहानी की तरह ही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समिति द्वारा सन 1933 में हवाई युद्ध के निम्नलिखित नियम बनाए गए। अब क्या है, 1933 में हवाई युद्ध के नियम बनाए गए और इसमें क्या कहा गया, असैनिक जनता पर हवाई बम वर्षा नहीं होगी। जैसे आम जनता पर बम वर्षा नहीं होगी, जो सैनिक नहीं है उन पर बम वर्षा नहीं होगी। दूसरा, शत्रु पक्ष से जबरदस्ती धन व सामान हेतु बम वर्षा नहीं होगी। ये नहीं है कि किसी शहर या किसी नगर के जो आम जनता है उसको जबरदस्ती फोर्स किया जाए कि आप हमें धन दो या सामान दो, नहीं तो हम आपके ऊपर बम वर्षा करेंगे। ऐसा नहीं है, टॉर्चर नहीं किया जाएगा। सैनिकों पर जहां जनता है बम वर्षा नहीं होगी। सैनिक हैं, अगर शत्रु पक्ष के सैनिक भी हैं लेकिन वो ऐसे एरिया में जहाँ पे आम जनता भी है तो वहाँ पे उन सैनिकों पे हमला नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर बम वर्षा नहीं होगी। जो धर्म के कार्य हैं, वैज्ञानिक हैं या रिसर्च सेंटर हैं, तो ऐसे स्थानों पर बम वर्षा नहीं होगी। सुविधा संसाधनों के स्थान वे वस्तुओं पर आक्रमण नहीं होगा। जैसे अस्पताल हैं, खान पान की वस्तुएं दे रहे हैं, या कोई ऐसे हैं जो भौगोलिक, वैज्ञानिक ऐसी कोई संस्थाएं हैं या ऐसे कोई स्थान है तो उन पर आक्रमण नहीं होगा। यद्यपि उपरोक्त नियमों का राज्यों ने समर्थन नहीं किया, फिर भी नियमों के उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति देनी होगी। इन नियमों पर कुछ राज्यों ने अपनी सहमति नहीं दी थी, लेकिन क्या बोला, उल्लंघन पर क्षतिपूर्ति देनी होगी। अगर आप इनका उल्लंघन करोगे तो आपको क्षतिपूर्ति देनी होगी, अगर आप इन नियमों को नहीं मानते हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, समझ एक्सप्लेन की जैसी कोई बात है ही नहीं जो इसमें समझाना हो। निशस्त्रीकरण सम्मेलन सन 1925 में जेनेवा में वायु युद्ध में विषैली गैसों का तथा जीवाणुओं के प्रयोग को वर्जित किया गया। ना तो आप विषैली गैस चला सकते हो, ना जीवाणु वाले बम चला सकते हो। ठीक है, ना कोई गैस छोड़ सकते हो। सन 1932 में निशस्त्रीकरण सम्मेलन ने जनसंख्या पर बम वर्षा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। 1932 में कहा गया कि जो आम जनता है उस पर बिल्कुल भी बम वर्षा नहीं होगी, पूर्ण तरह से रोक लगा दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि सैनिकों पर हमला करते समय संभव हो सके तो असैनिक जनता को बचाया जाए। ये कब बोला गया था? निशस्त्रीकरण सम्मेलन में कहा गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कि आम जनता को बचाने की कोशिश की जाए, आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। द्वितीय विश्व युद्ध सन 1939 में प्रारंभ हुआ और इस युद्ध में सभी नियमों का उल्लंघन किया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भी, द्वितीय विश्व युद्ध में भी जितने नियम बनाए गए सभी का पूर्ण रूपेण उल्लंघन किया गया। पहले जर्मनी ने नियमों का उल्लंघन न करने की सहमति दी, फिर उसने बम वर्षा द्वारा सैनिक व असैनिक सभी को निशाना बनाया। पहले जर्मनी ने बोला था कि कोई भी इस तरह के युद्ध का उल्लंघन नहीं करेगा, लेकिन फिर जर्मनी ने भी आक्रमण प्रारंभ कर दिए जब उसके ऊपर आक्रमण होने लगे। इंग्लैंड ने भी सभी नियमों का उल्लंघन करते हुए हवाई बम वर्षा द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें आम जनता को बहुत ही हानि पहुंची। पहले तो इन्होंने सबने क्या बोला था कि आम जनता पर आक्रमण नहीं होगा, या हम आक्रमण करते समय या युद्ध करते समय हम सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो ये सभी नियम एक कागजी कार्रवाई बनकर रह गए, एक कागजी विधि बनकर रह गए और सभी नियमों का उल्लंघन किया गया। आगे पॉइंट है संस्कृति संपत्ति की सुरक्षा। सन 1954 में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों ने इस बात पर जोर दिया कि इसे काट लेना, युद्ध काल में किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक संपत्ति को हानि नहीं पहुंचाई जाएगी, जिसमें भवन, स्तूप, महल, मंदिर इत्यादि हों। जैसे राष्ट्रपति भवन हमारा, अब जैसे वृंदावन मंदिर है,
ताजमहल है, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, इस प्रकार के जो स्थान हैं उन पर आक्रमण नहीं होगा। जो देश के एक प्रतीक बनकर हैं, सांस्कृतिक चीज हैं, उन पर आक्रमण नहीं होगा, उनको ध्वस्त या नष्ट नहीं किया जाएगा। आगे चलते हैं। अणु बम का प्रयोग। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अणु बम गिराना एक नृशंस कार्य है। मतलब एक मतलब बहुत ही क्रूर, क्या है, क्रूर कार्य है। अंतरराष्ट्रीय इतिहास में 6 अगस्त तथा 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बमों का हमला किया गया था। 6 अगस्त हिरोशिमा, जिसमें 60,000 जापानी स्त्री पुरुष और बच्चे काल के गाल में समा गए और लगभग 1 लाख लोग घायल हो गए तथा संपूर्ण बंदरगाह नष्ट हो गया। इसी प्रकार 9 अगस्त नागासाकी में 1,20,000 लोग मारे गए और असंख्य लोग घायल हो गए, जिसमें विषैली गैसों का भी प्रयोग किया गया, जिससे वातावरण गंदा हो गया, जिसका परिणाम वहां की जनता आज भी भुगत रही है। वर्तमान में देखो, इनको समझाने के लिए कुछ है नहीं, ये एक कहानी और एक स्टोरी की तरह है। उम्मीद करता हूं आप इतने शब्दों में अच्छे से समझ गए होंगे। वर्तमान में आणविक अस्त्रों के प्रयोग को रोकने का, आणविक हथियारों का प्रसार व एकत्रीकरण करने और कुछ स्थानों पर रखने का वर्जित करने के लिए निम्नलिखित संध्या की गई। मतलब ना तो अणु बमों का इस्तेमाल युद्ध में किया जाएगा, नहीं उनको एकत्रित किया जाएगा, नहीं उन्हें किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जाएगा जो समाज के लिए क्या हो, हानिकारक हो। ठीक है। न्यूक्लियर टेस्ट वॉन संधि 1963 में हुई थी। न्यूक्लियर टेस्ट वॉन संधि, ट्रीटी ऑन नॉन पॉलीफिरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स 1968 में। ठीक है। इसके साथ और भी अन्य उपाय किए गए हैं जो निम्नलिखित थे। यहाँ पे हैं या थे कर लेना, लेकिन हमारे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो यहीं पे आकर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। हालांकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर पढ़ने बैठ जाओ तो पूरे के पूरे उपन्यास गाइड बन जाती हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, हमें अपने क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में हमें क्या लिखना है और हमें अपने 15 या 20 मिनट के अंदर अपने क्वेश्चन को किस प्रकार से सेट करना है, उस चीज को हमें देखना होता है। तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया है और उम्मीद करता हूँ बहुत ही सिंपल भाषा में है, आप इसे एक बार देखोगे तो आप याद कर लोगे। अगर कोई स्टूडेंट हमारे नोट्स लेना चाहता है तो उसे इस नंबर पर 8218074590 पे 499 का पेमेंट करके गूगल पे या फोन पे करके आप 3rd सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट के PDF नोट्स हमसे ले सकते हो। ठीक है। और एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में बताइए और डिस्कशन कीजिए कि वीडियो चल रही हैं, आप तैयारी करिए। आपने वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।